नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से मेरे चैनल पे। आज मैं एक्सट्रीम 250R के आपको एक करीबन 1 महीने का ओनरशिप रिव्यू देने वाला हूँ। मैं कोई दूसरे की बाइक नहीं चला रहा, अपनी बाइक का रिव्यू दे रहा हूँ, तो उसको ध्यान में रख के समझिएगा। मैंने इससे पहले भी करीबन 15-16 बाइकें रखी हुई हैं, मुझे एक्सपीरियंस है प्रीमियम बाइक्स का, तो मैं उसी हिसाब से अपने चीज़ों को एनालाइज़ करता हूँ। तो जैसे कि मैं हिमालयन चलाता था 411 वाली, तो उसके बाद मैंने इस पे स्विच किया, तो कुछ चीज़ें अच्छी भी लगी, कुछ चीज़ें ख़राब भी लगी। तो अच्छी चीज़ों में ये लगा कि सबसे बढ़िया इसकी कनेक्टिविटी फ़ीचर्स अच्छे हैं। इसमें इनबिल्ट जीपीएस है, आपकी गाड़ी कोई भी कहीं ले जाएगा। अगर आप ऑनलाइन हो और हीरो की ऐप आप पे इंस्टॉल है, आपने पेयर करके रखा हुआ है गाड़ी से, कोई भी कहीं भी लेके जाएगा, इंजन जैसे इग्नाइशन ऑन होगा, आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आपकी गाड़ी स्टार्ट करी गई है। यहाँ तक कि कोई बैटरी वैसे तो कोई निकाल ही नहीं सकता, लेकिन अगर कोई बैटरी भी निकालने की कोशिश करता है या कुछ भी उसमें मतलब बैटरी या कोई इलेक्ट्रिक से रिलेटेड कुछ भी, इग्नाइशन ऑन होते ही वो सूचित कर देता है कि गाड़ी आपकी ये मतलब इग्नाइशन ऑन किया गया। ये फ़ीचर अच्छा है। दूसरा फ़ीचर ये है कि गाड़ी का मीटर रीडिंग भी आपको ऐप पे दिख जाएगा। ऐप पे ही आप स्पेयर पार्ट्स मंगा सकते हो, ऐप पे ही आप एक्सेसरीज़ और सर्विस के लिए बुकिंग कर सकते हो। ये फ़ीचर्स अच्छे हैं। तीसरा एक और फ़ीचर है कि मोबाइल वाला, कि आप अगर हीरो की ऐप से कनेक्ट करके ब्लूटूथ के ज़रिए आप पेयर कर लेते हो, उसके बाद कोई भी कॉल आएगी तो आपको अगर नंबर सेव है तो नंबर पूरा नाम दिखेगा, वरना नंबर दिखाई देगा। और अगर आपने हैंड्स फ्री पहना हुआ है तो कॉल पिक भी कर सकते हो, कट भी कर सकते हो। ये ऑप्शन मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जैसे आप कहीं लॉन्ग टूर या कहीं जाते हो तो उसमें बार बार रुक के देखना पड़ता है कि इसका कॉल है, लेना है कि नहीं लेना है। ये फ़ीचर अच्छा लगा। तो ये चीज़ें कुछ अच्छी लगी। हेडलाइट इसकी अच्छी है और कंफर्टेबल है गाड़ी। मतलब अगर राइडर के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो कंफर्टेबल है, किसी भी ब्रेकर पे टच नहीं करती है गाड़ी। और मैं तो हिमालयन राइडर हूँ, तो मेरा थोड़ा रफ़ ही चलाना होता है, तो मतलब मेरे हिसाब से कहीं भी आज तक कहीं लगी नहीं गाड़ी नीचे से, और बहुत आराम से एकदम हर जगह से निकल जाती है। ये ज़रूर है कि इसका जो सस्पेंशन है वो थोड़ा स्टिफ साइड है, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं है, क्योंकि गाड़ी उसी तरह की बनी हुई है, तो वो तो होगा ही। दूसरा क्या है कि गाड़ी के गियर रेशियो थोड़े मुझे अजीब से लगते हैं, क्योंकि फर्स्ट गियर में ही सारा पावर होता है। सेकंड गियर अगर आप लगाते हो और आप बहुत कम स्पीड पे हो तो लोअर आरपीएम पे स्टॉल हो जाती है बाइक, बंद हो जाती है। ये थोड़ा सा लगता है, और गियर रेशियो को समझना भी थोड़ा कठिन है, थोड़ा सा अलग टाइप का है। बाकी इसका जो फाइनल गियर रेशियो है 0.8 समथिंग है, तो उससे ये होता है कि छठे गियर आप जल्दी नहीं लगा पाओगे सिटी में, और लगाओगे तभी जब तक आप 60 की स्पीड पे नहीं पहुंच जाते हो। 60 से पहले अगर लगाते हो तो फिर गाड़ी नॉकिंग करती ही करती है। और एक चीज़ और भी इसमें, एक फ़ीचर अच्छा है, मैंने जब यूज़र मैनुअल पढ़ा तो मुझे समझ में आया, इसका जो मीटर है ना, जैसे आप गाड़ी चलाते रहोगे और मीटर पे थोड़ा सा नज़र रखोगे, तो जहाँ गियर बना होता है, अगर आप गलत गियर पे चल रहे हो, गाड़ी तेज़ है और गलत गियर पे हो, तो वो मतलब आपको एक सिंबल बना के दिखाता है कि गियर अप करिए। और अगर आप ज़्यादा गियर पे हो और गाड़ी धीमी चल रही है, तो वहाँ पे वो दिखाता है गियर आप कम करिए। तो ये अच्छा लगता है देखने में। तो उसी के हिसाब से इसका माइलेज भी तय होता है। जैसे मैं रियल टाइम माइलेज लगा के देख रहा था, खाली ऐसे ही एक चेक करने का पर्सपेक्टिव था कि फ्यूल इंजेक्टर किस हिसाब से मतलब रीड करता है, कैसे हम लोग गाड़ी चला रहे हैं। तो उसको भी मैंने देखा, तो यही होता है कि अगर आप सही गियर पे सही आरपीएम पे गाड़ी चलाते हो तो ये अच्छा माइलेज मतलब शो करता है। ऐसे तो अब तक इसने 52 तक का शो किया है, लेकिन देता नहीं है 52, क्योंकि रियल टाइम जो इकोनॉमी आती है वो 30-32 की ही आती है। और अभी तक मैं कभी हाईवे पे नहीं गया हूँ इस गाड़ी को लेके, ज़्यादातर मैंने सिटी में ही चलाई है। हाईवे पे बस वही फर्स्ट डे जिस दिन ख़रीदा था वहाँ से 100 किलोमीटर आया था, तो 32-33 का माइलेज आया था समथिंग, क्योंकि फर्स्ट सर्विस से पहले था तो थोड़ा कम भी आया था। और मैंने एक चीज़ और ऑब्ज़र्व करी है कि इसके टायर प्रेशर जो है वो आपको हर हफ्ते मतलब चेक कराना ही कराना है, और चेन ल्यूब आपको हर हफ्ते करनी है।
अगर 2 काम करते हो तो जो रियल टाइम माइलेज दिखाता है वो अच्छा दिखाता है। बाकी अभी तक मैं E20 फ्यूल चेक नहीं कर पाया हूँ क्योंकि मेरे शहर में आया नहीं है। और बाकी जो हाई ऑक्टेन फ्यूल होता है वो उस पे गाड़ी थोड़ा अच्छा रिस्पांस देती है। और इसके यूज़र मैनुअल में भी लिखा है कि आप या तो हाई ऑक्टेन डलवाइए या E20 डलवाइए, वो गाड़ी के लिए अच्छा है। तो मैं हाई ऑक्टेन ही ज़्यादातर डलवाता हूँ। बाकी माइलेज वाइज सिटी में 30 का माइलेज मुझे देती है। और परफॉर्मेंस वाइज बात करूँ तो परफॉर्मेंस वाइज अच्छी है, क्विक एकदम भागती है। बस आप 4000 आरपीएम पे जहाँ टच करोगे हर गियर पे पावर आपको महसूस होती है। 4000 आरपीएम से नीचे सिर्फ फर्स्ट गियर पे आपको पावर महसूस होगी। बाकी जैसे आप 4 के ऊपर गए तो आपको हर गियर पे ही एकदम जोशीली परफॉर्मेंस में समझ में आएगी। अभी तक मैं कोई ड्रैग रेस कभी नहीं करी है क्योंकि इंजन नया है, रनिंग पीरियड में चला रहा हूँ आराम से। तो लेकिन 80 85 100 120 बहुत आराम से गाड़ी जाती है। 100 के बाद धीरे धीरे भाई देखिए 250 सीसी है उस हिसाब से, लेकिन गियरिंग जो रेशियो है इसका उसके हिसाब से 120 तक 100 से 120 तक आराम से आप चला सकते हो। और बाकी कुछ चीज़ें अच्छी लगी हिमालयन के कंपेयर में, क्योंकि हिमालयन बड़ी थी, भारी थी। तो क्या होता था सिटी में जैसे आप चला रहे हो तो सिटी में क्या होता है कि मतलब जैसे ज़्यादा जगह लेती है हिमालयन उसको घुमाने में, उसका मतलब है ना, उसको मूव करने में, कहीं भी पार्किंग लगाने में, इन सब चीज़ों में ये अच्छी लगती है। कहीं भी मोड़ दो, बहुत शॉर्ट रेडियस है इसका घूमने का। और सीट भी बड़ी है, कंफर्टेबल है अगर आप अकेले चलते हो। बाकी फैमिली के साथ चलते हो तो देखो, अगर आप 2 लोग हो मियाँ बीवी तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो थोड़े से बुज़ुर्ग टाइप के लोग हैं जिनको ऊपर चढ़ने में प्रॉब्लम होती है उनके लिए नहीं है। साफ बताते रहा हूँ कि वो उनके लिए, उनके पर्सपेक्टिव के लिए ये गाड़ी नहीं है। ये स्टूडेंट्स के लिए है या नए कपल हैं उनके लिए है। और बहुत ज़्यादा इसकी सीट में स्कोप नहीं है कि आप सोचो कि आप 3 लोग बैठ जाओगे। वो बहुत दुबले दुबले हो भले ज़बरदस्ती बैठ जाओ, कंफर्टेबल सिर्फ 2 ही आदमी बैठ सकते हैं इसमें। हिमालय में थोड़ी ज़्यादा जगह होती है लेकिन इसकी सीट थोड़ी कम है, तो मुझे बच्चा बैठाने में थोड़ी दिक्कत आती है। अब रही बात इसके वाइब्रेशन साइड की, तो हाँ इसका देखिए टैंक के ऊपर जितना भी लगा हुआ है सब, वो सब फाइबर का है। और लगभग रेडिएटर गार्ड भी जो लगा है वो भी फाइबर का। कई बार मुझे शक होता है इसका रेडिएटर गार्ड तो नहीं वाइब्रेट करता है। आम तौर पे मैंने हर जगह हिला हिला के देखा, कहीं से ऐसे नहीं पता चलता है। लेकिन जब गाड़ी आप रन करो ना 4000 आरपीएम से ऊपर एकदम रेव करो, वहाँ पे गाड़ी में फ्रंट से कहीं से गनगनाहट आती, वाइब्रेशन होती है, अच्छा नहीं लगता वहाँ पे। पर जैसे ही आप मान के चलिए 100 या मतलब 80 की स्पीड पे आते हो ना, तो आपको गाड़ी की आवाज़ आना ही बंद हो जाती है। आपको हवा की आवाज़ इतनी ज़्यादा आएगी कि आपको गाड़ी की आवाज़ फील ही नहीं होगी। रही बात नॉकिंग इशू, जो लड़के बोल रहे हैं कि इसके इंजन में वो खटखट नॉइज़ आती है, तो वो इसलिए भी आती है क्योंकि आप गलत गियर पे गाड़ी चला रहे हो। देखिए इसका टॉर्क अच्छा है, पर क्या है कि इसका गियर रेशियो समझना सबके लिए थोड़ा कठिन है। तो जैसे रॉयल इनफील्ड वाले राइडर वो टॉर्की गाड़ियाँ चलाते हैं, तो वो क्या करते हैं कि खटाखट गियर ऊपर जाते हैं और लोअर आरपीएम पे ही अपना चलाते रहते हैं। तो इस गाड़ी में ऐसा नहीं कर सकते हो। इस गाड़ी में आपको थोड़ा हाई रेविंग ही रखनी पड़ेगी, तभी आप गियर चेंज करोगे, तभी ये नॉकिंग नहीं करेगी। बाकी कुछ दिन आपको सीखने में लगेगा। इसके मतलब मीटर पे थोड़ा नज़र मार के चलिए तो आपको दिखता रहेगा कौन से गियर पे कितनी स्पीड रखनी चाहिए। आमतौर पे मान के चलिए कि 10 की स्पीड पहला गियर, 20 की स्पीड दूसरा गियर, 30 से 40 की स्पीड पे तीसरा गियर, और चौथा गियर 40 से 50 की स्पीड पे, पाँचवा गियर 50 से 60, और 60 के ऊपर छठा गियर लगाइए। ऐसे मतलब इसका जो गियर इंडिकेटर है वो दिखाता है कि आप इस हिसाब से अपना गियर बदलिए। तो ये चीज़ें हैं। और एक चीज़ है कि इसकी एक्सेसरीज़ कहीं भी मार्केट में अवेलेबल नहीं है। अभी मैंने इसका मीटर का जो टफ गार्ड था वो लगवाया था, टेम्पर टाइप का जो होता है मीटर के ऊपर, वो ऐसे ही मैंने गैस किया कि ये मीटर करिश्मा का है। और मैंने काफ़ी थोड़ा रिसर्च किया तो मुझे पता चल गया करिश्मा का ही, तो मैंने करिश्मा का ऑर्डर किया और इस पर लगवा लिया।
बिल्कुल एक्यूरेट फिट हो गया वो। तो ये अच्छा है, करिश्मा का डायरेक्ट फिट है, तो आप लगवा सकते हो। और बाकी एक्सेसरीज़ में मैंने इसमें 2 चीज़ें करने की कोशिश करी थी। एक तो हैंडल बार राइज़र मैंने मंगवाया था इसके लिए, पर उसका जो बोल्ट होता है ना हैंडल बार राइज़र का, वो बोल्ट नहीं फिट हो रहा था इसमें, तो मैंने फिर उसको वापस कर दिया। फिर मैंने सोचा कि एक्सपल्स का हैंडल इस पर ट्राई करता हूँ, जो पुरानी वाली थी, पर एक्सपल्स का भी हैंडल इस पर कंपैटिबल नहीं है जो पुरानी वाली है, और वो भी मैं नहीं लगवा पाया। तीसरा मैंने ट्राई किया था, इसमें जो पीछे नंबर प्लेट होल्डर है ना, तो वो ऊपर साइड में लगाने का एक आता है, टेल टीडी करके आता है, तो वो मैंने ट्राई किया था पर वो भी नहीं फिट हुआ। उसके लिए जो बहुत चौड़ा वाला आता है जिसमें ज़्यादा गैपिंग होती है, वही वाले लग पाते हैं, तो मेरा नहीं लगा, तो मैंने उसको वापस करवा दिया। फिर मैंने नॉर्मली नंबर प्लेट नीचे ही लगवाई। तो ये चीज़ें मैंने करने की कोशिश अभी तक करी है, उसमें बहुत ज़्यादा कामयाबी नहीं मिली है। बाकी गाड़ी में अभी मुझे कुछ मॉड्स लगते हैं जो करवाने चाहिए। एक तो हैंडल का है, हैंडल थोड़ा सा मुझे लगता है डाउन है, थोड़ा सा और अप करने के लिए या तो मैं हैंडल ही चेंज करूँगा या फिर राइज़र लगवा के या कुछ ऐसा जुगाड़ करने की कोशिश करूँगा। दूसरा है इसकी सीट में जो राइडर और पिलियन की सीट के बीच का जो स्पेस है ना, वो थोड़ा ज़्यादा है। तो मैं क्या करूँगा, पीछे साइड में थोड़ा फॉर्म बढ़ाऊँगा, ताकि हमको क्या है कि बच्चा बैठे तो उसको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो बैठने में, थोड़ा वो मूव करता रहे। तो इसके लिए थोड़ा सा सीट में कुशनिंग मैं थोड़ी बढ़वाऊँगा। एक चीज़ और है कि जैसे इसका जो पीछे पकड़ने वाला ग्रैब रेल है, मुझे ऐसा महसूस होता है कि इसमें उसकी ज़रूरत है। वो जो एक्सेसरीज़ आती है ना जिसमें बैक रेस्ट लगा होता है और थोड़ा सा माउंटिंग वाली चीज़ें होती हैं, मुझे लगता है कि इसमें उसकी ज़रूरत है। क्योंकि क्या होता है, कोई भी व्यक्ति बैठता है ना तो इसके पीछे मतलब उसको लगता है कि गिर जाएगा वो। एक तो हाइट पे बैठता है, दूसरा पिलियन सीट छोटी है, तो ऐसा कुछ पीछे ग्रैब रेल या ऐसा कुछ होना चाहिए, मतलब पीछे से बैक रेस्ट टाइप का, कि वो आदमी को डर ना लगे। तो एक तो वो मैं ढूंढ रहा हूँ कि वो कैसे क्या लगेगा। और हेडलाइट अच्छी है और गाड़ी चलाने में भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है। टायर्स में भी कोई ख़ास परेशानी मुझे महसूस नहीं हुई, टायर भी अच्छे हैं। और अभी तक फ़िलहाल मुझे कोई मेजर परेशानी नहीं महसूस हुई है। हाँ, परेशानी की बात करो तो इसके स्पेयर पार्ट एक है परेशानी वाली चीज़, क्योंकि किसी भी नॉर्मल हीरो शोरूम में इसका कुछ भी नहीं मिलने वाला है। इसका ज़्यादातर पार्ट आपको प्रीमियम में मिलेगा, और प्रीमियम वाले मतलब मेरे कानपुर में नहीं है, लखनऊ में है, और उनका भी ऐसा हाल है कि पहले आप बोलिए स्पेयर के लिए, फिर वो 10-15 दिन में मंगाएंगे, तब आप जाके लगवाइए। सीधे सीधे कोई भी काम हीरो में नहीं होता है। तो है कुछ, अभी गाड़ी नई आई है तो उस हिसाब से थोड़ा बहुत रहेगा। बाकी इसकी जो टंकी है फाइबर की है, फाइबर की टंकी होने का एक फ़ायदा भी है, एक नुकसान भी है। फ़ायदा ये है कि आपका फ्यूल पंप कभी ख़राब नहीं होगा जंग की वजह से, है ना। वरना इससे पहले जितनी भी गाड़ियाँ मैंने रखी सबका लोहे का होता था, तो कुछ समय बाद उसमें क्या होता था, जंग लगने लगती थी, जिसकी वजह से फ्यूल पंप में प्रॉब्लम आती थी, फ्यूल पंप में जंग जाने लगती थी, उसकी वजह से मतलब फ़िल्टर जाम होने लगते थे। अब क्या है कि फाइबर का है तो उसमें जंग वाला कोई चक्कर ही नहीं है। और एथेनॉल बेस्ड जो फ्यूल होता है उसमें भी जो है उससे भी अच्छा ही रहेगा कि ज़्यादा जल्दी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ख़राबी ये है कि फिर क्या है कि गाड़ी जैसे मान लीजिए कोई फैटल एक्सीडेंट होता है, बड़ा एक्सीडेंट होता है, ऐसे में पेट्रोल आपका बिखर सकता है, क्योंकि वो है तो फाइबर का ही टैंक। कोई भी बड़ा इम्पैक्ट अगर पड़ा गाड़ी पे, ऐसी स्थिति में वो जो है कहीं ना कहीं मतलब फट सकता है टैंक। ये एक ख़तरा है। हालांकि कुछ तो फाइबर में भी होता ही है इस तरह का ख़तरा, और लोहे में भी हो जाता है कभी कभी, लेकिन फाइबर में जल्दी होगा, ये ख़तरा है। बाकी जैसे लोग क्या करते हैं, इसको पूरा लेमिनेट करवाते हैं, मुझे लगता है उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। लेमिनेशन इसलिए ज़रूरत नहीं है कि पूरा टैंक के ऊपर सब फाइबर ही फाइबर है, और हीरो का फाइबर बहुत महंगा नहीं होता है। एक तो देखो क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं है, तो आपका जैसे मान लीजिए लेमिनेशन कराने जाओगे 2-2.5 हज़ार रुपये 3,000 रुपये से शुरू होता है लेमिनेशन, उतने में तो आपका पूरा टंकी का फाइबर ही नया आ जाएगा।
तो जब भी आपका मन करे आप बदल लो, नया हो गया, पूरी गाड़ी एकदम नई टाइप की लगने लगी। तो वो चीज़ है। बाकी टायर साइज़ अच्छा है, लुक बहुत अच्छा है, जहाँ से जाओगे लोग नोटिस करते हैं। और सिर्फ वही एक मुझे अभी तक प्रॉब्लम महसूस हुई है, एक तो पीछे बैठने वाला व्यक्ति थोड़ा सा awkward पोजीशन में रहता है, और दूसरा क्या है कि मतलब इस गाड़ी में लगेज माउंट करने की जगह बहुत ही ना के बराबर है। उसके लिए आपको कुछ ना कुछ बड़े जुगाड़ करने पड़ेंगे। जब सबसे पहले रैक लगवानी पड़ेगी, वरना वो उसके बगैर कुछ काम बनना नहीं है। जैसे हिमालयन में मैं कुछ भी लाद के ले आता था, इसमें वो चीज़ें संभव नहीं है। टैंक के ऊपर कुछ रखोगे तो वो फाइबर का है, उसमें इतनी दमी नहीं है, कोई भी भारी चीज़ या ऐसा कुछ, और फिर फाइबर ही उसके ऊपर लगा हुआ है, तो फाइबर दब भी सकता है, टूट भी सकता है, और मतलब वाइब्रेट करेगा, क्या फ़ायदा। तो टैंक पे भी कुछ नहीं रख सकते हो। तो ये सब प्रॉब्लम थोड़ा बहुत है। बाकी बिल्ड क्वालिटी हमको ठीक लगती है। स्विचेस का है, जो इंडिकेटर वाला स्विच है वो थोड़ा हार्ड है, वो आप जब चलाओगे तो आपको पहली बार में बहुत हार्ड फील होगा, और सच में वो हार्ड है, जल्दी जल्दी आप अप्लाई नहीं कर पाओगे इंडिकेटर को। और हैंडल भी थोड़ा सा चौड़ा तो है, लेकिन वो मतलब हल्का सा एग्रेसिव पोजीशन पे रखता है। और जो सस्पेंशन है थोड़ा स्टीफर साइड है, तो थोड़ा आपको जो गड्ढे हैं ना, जो बड़े गड्ढे हैं, उनमें आपको महसूस होगा कि हाँ ये गाड़ी बहुत थोड़ा सा हार्ड चल रही है। और बाकी परफॉर्मेंस वाइज बहुत अच्छी है, और मुझे कभी ये नहीं लगा कि मैं कोई कमज़ोर गाड़ी चला रहा हूँ। बिल्कुल आप जहाँ मन हो वैसे चलाइए, बहुत बढ़िया चलती है गाड़ी। अभी तक मुझे गाड़ी में कोई भी मेजर प्रॉब्लम महसूस नहीं हुई है। बस जो भी प्रॉब्लम है वो हीरो को अपने अंदर सुधार करना पड़ेगा, बस। इसके अलावा सब कुछ सही है। अच्छा लगे तो आप ख़रीद सकते हो गाड़ी। और इसकी जो सेल है वो करिश्मा से काफ़ी अच्छी है, और मुझे ये भी पता है कि फ्यूचर में जब करिश्मा लॉन्च होगी इसके इंजन पे, तो उसके पूरे फाइबर इसमें फ़िट हो सकते हैं। इस हिसाब से मतलब इन्होंने बनाया है। तो फ्यूचर में कभी अगर करिश्मा में ऐसा रेड कलर आता है या कुछ, तो मैं भी ट्राई करूँगा उसको करने का। हाँ, ये तो है कि वो महंगा होगा प्रोसेस, लेकिन ये किया जा सकता है इस गाड़ी में। तो आज के लिए बस इतना ही। रिव्यू अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा। बाकी फ्यूचर में कोई चीज़ अपग्रेड करूँगा तो ज़रूर आपको बताऊँगा। वंदे मातरम।